हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हैं हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केड्यूल्स को। शेड्यूल्स, जिन्हें हिंदी में अनुसूचियां कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि शेड्यूल्स होते क्या हैं। तो शेड्यूल्स की सिंपल से एक डेफिनेशन है कि शेड्यूल्स आर नथिंग बट द एलाबोरेशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि अनुसूचियां सिवाय अनुच्छेदों के विस्तार के और कुछ भी नहीं है। अनुच्छेदों के विस्तार यानी कि कुछ चीजें अनुच्छेद यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में इस तरह से लिखी होंगी कि उनको और डिटेलिंग की जरूरत पड़ती होगी और समझने के लिए उनके अंदर जाने की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको शॉर्ट में लिख रखा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जिसे हम भारत भी कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा। बस इतना ही लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1 में। अब इससे हम क्या अनुमान लगाएं? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, कितनी स्टेट्स का यूनियन होगा? तो इसकी डिटेलिंग हमें कहां मिलेगी? इसकी डिटेलिंग मिलेगी शेड्यूल्स में। उसी तरह और भी कई प्रोविजंस हैं जो कि शॉर्ट में लिख दिए गए हैं, लेकिन उनकी डिटेलिंग हमको देखने को मिलेगी शेड्यूल्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है स्केड्यूल्स के बारे में। अनुसूची, अब स्केड्यूल या अनुसूची, अब हमको देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एलाबोरेशन है, यानी कि संविधान का विस्तार है। संविधान की कुछ डिटेलिंग्स जो कि यहां पर डिटेल में लिखी हुई हैं, ऐसी चीजें किन किन से डील करती हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी कि जब संविधान बना तो उस समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल थे, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज बढ़ बढ़कर धीरे धीरे उनके नंबर हो चुके हैं 12। क्या जरूरत पड़ी, क्यों इनको बढ़ाया गया और क्या इनके अंदर मौजूद है, इनको आज हमको देखना है। और इसके बाद में जब हम पूरा इस लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन 12 की 12 अनुसूचियों को, 12 के 12 शेड्यूल्स को एक बार में याद कर पाएंगे। और हर बार पीएससी, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर बार एक क्वेश्चन इन अनुसूचियों से पूछा ही जाता है। तो उस ट्रिक से पहले हमें इनकी डिटेलिंग समझनी होगी, तभी वो ट्रिक काम करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि शेड्यूल्स कितने थे। तो शुरुआत में 8, वर्तमान में कितने हैं? 12। तो 8 से 12 की जर्नी क्या रही? सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल नंबर 1 क्या है। पहला शेड्यूल देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 कह देता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन कितने राज्य होंगे, कहां कहां से हमारा वो पूरा क्षेत्र कितना माना जाएगा भारत का, इसकी डिटेलिंग, यानी कि इंडिया की टेरिटरीज कहां से शुरू होंगी, कहां पर खत्म होंगी, ईस्ट में कहां से शुरू होंगी, वेस्ट में कहां तक जाएंगी, नॉर्थ साउथ, पूरा डिटेलिंग हमको देखने को मिलेगा शेड्यूल नंबर 1 में। यानी कि शेड्यूल नंबर 1 में हमें देखने को मिलता है टेरिटरीज, यानी कि भारत और उसके संघ के, भारत और संघ क्षेत्र के क्षेत्रों के बारे में कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। पूरी की पूरी टेरिटरीज इंडिया की हमको शेड्यूल 1 में देखने को मिलती है। याद से इतना रखना है कि शेड्यूल नंबर 1 किससे संबंधित है? टेरिटरीज, यानी कि क्षेत्र से, भारत के क्षेत्र से संबंधित है। ट्रिक तभी पकड़ में आएगी जब हम इनको याद रखेंगे। अब हम बात करें शेड्यूल नंबर 2 की ओर। तो शेड्यूल नंबर 2 डील करता है एमोल्यूमेंट्स, यानी कि वेतन भत्ते। किन के वेतन भत्ते? सरकारी व्यक्ति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, प्रधानमंत्री हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों या और भी बड़े बड़े पद, उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, वेतन भत्ते, पेंशन, इन सब से संबंधित जानकारी
डिटेलिंग में हमको देखने को मिलेगी शेड्यूल नंबर 2 में। बाकी आर्टिकल्स में जब हम देखेंगे तो सिर्फ इतना लिखा रहता है कि इनको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अब वो कौन कौन सी होंगी, कितनी सैलरी, कितनी पेंशन, ये सारी डिटेलिंग शेड्यूल नंबर 2 में मिलेगी हमको। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 1 डील करता था टेरिटरीज से यानी क्षेत्र से। शेड्यूल नंबर 2 डील करता है सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स यानी कि वेतन और भत्तों से। बस इतना अभी याद रखते चलना है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 3 डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन। अब देखिए ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि जब भी कोई ऑफिशियल पोस्ट पर व्यक्ति बैठेगा, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या फिर सीएजी, इन सब को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी होगी, ओथ लेनी होगी। तो ओथ क्या लेंगे वो, उस ओथ की डिटेलिंग हमको देखने को मिलती है शेड्यूल नंबर 3 में। ओथ्स दी हुई हैं सबकी, सीएजी की ओथ्स दी हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ्स दी हुई है, उसके अलावा बाकी और जजेस की ओथ वहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या शपथ लेंगे वो भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। हमें सभी की ओथ शपथ हमको शेड्यूल नंबर 3 में देखने को मिलती है। अब जानने वाली बात जो कि क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, 2 लोगों की शपथ यहां पर नहीं दी हुई है, बाकी सबकी शपथ हमको शेड्यूल नंबर 3 में मिल जाएगी। 2 लोगों की शपथ नहीं मिलती है। वो 2 लोग कौन है? पहला है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ हमको इस शेड्यूल में ना मिलकर उन्हीं के, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें जब राष्ट्रपति का चैप्टर आता है तो वहीं पर मौजूद है। उसी तरह गवर्नर यानी कि राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर और प्रेसिडेंट, ये 2 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ इन्हीं के सेक्शन में दी हुई है। बाकी किसी की भी शपथ उनके सेक्शन में नहीं मिलती है। वो सब हमको देखने को मिलता है शेड्यूल नंबर 3 में। तो यहां तक की जर्नी में हमने क्या देखा? शेड्यूल नंबर 1 डील करता है टेरिटरीज से, शेड्यूल नंबर 2 डील करता है सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट से, शेड्यूल नंबर 3 डील करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन से। यहां पर एक चीज और जानने वाली है कि 2 चीजें क्यों, ओथ्स एंड अफर्मेशन, इनका क्या मतलब है? दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता होगा। अगर अंतर ना होता तो हम एक ही बोल देते कि सिर्फ ओथ ही लेना है या फिर अफर्मेशन ही लेना है। 2 हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है? ओथ हमेशा ईश्वर के नाम पर ली जाती है, यानी कि जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनको ओथ लेनी होती है ऑन द नेम ऑफ गॉड। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑफिशियल पद पर आए हैं लेकिन नास्तिक हों। तो ऐसे लोग ईश्वर को जब मानते ही नहीं तो फिर उनके नाम से शपथ कैसे लेंगे? तो उनके लिए व्यवस्था है अफर्मेशन की, यानी कि अफर्मेशन सेक्युलर होता है नेचर में, जिसमें आपको संविधान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ओथ में ईश्वर के नाम पर कसम खानी होती है। यह डिफरेंस है ओथ और अफर्मेशन में। अब हम बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 4 की ओर। शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4 डील करता है राज्यसभा सदस्यों की सीटों से। अब जैसा कि हमें मालूम है कि शेड्यूल नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में विवरण है, यानी कि किस राज्य से राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स जाएंगे। मान के चलते हैं कि राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य से कितने लोगों को राज्यसभा में भेजा जाएगा, छत्तीसगढ़ से कितने लोगों को भेजा जाएगा, उनकी डिटेलिंग हमको देखने को मिलेगी शेड्यूल नंबर 4 में। यानी कि शेड्यूल नंबर 4 डील करता है राज्यसभा सीट से, राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे इस चीज से डील करेगा शेड्यूल नंबर 4 अनुसूची 4। एक बार और रिवीजन, शेड्यूल नंबर 1 डील करता है टेरिटरीज से, शेड्यूल नंबर 2 डील करता है एमोल्यूमेंट्स सैलरी, शेड्यूल नंबर 3 डील करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन से, एंड शेड्यूल नंबर 4 डील करता है राज्यसभा सीट से। इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 5 की ओर। बहुत ही इजी है। शेड्यूल नंबर 5 देखिए, शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। शेड्यूल नंबर 5 और 6, 5वां और 6वीं अनुसूची दोनों ही डील करते हैं ट्राइब से, यानी कि जनजातियों से, जनजातियों के कल्याण से।
इनके बनने के पीछे की स्टोरी यह है कि जब संविधान बन रहा था, संविधान में सबको बराबर अधिकार दिए जा रहे थे, सबको समानता के अधिकार दिए जा रहे थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और उनके जो कमिटी मेंबर्स थे उन लोगों ने डिस्कशन किया कि ट्राइब्स को कैसे हम जोड़ें, मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से कैसे जनजातियों को जोड़ा जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। कुछ मीटिंग्स भी हुई जिनमें जनजातियों को कई ऑफर दिए गए, जिसमें कि उनको कहा गया कि भाई आप अपने कल्चर को छोड़कर मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करिए। लेकिन जब वो नहीं माने तो हम उनका कल्चर छीन भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि कल्चरल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के रूप में दे रखे हैं। इसलिए यहां पर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 बनाए गए, जिनमें सीधे सीधे प्रोटेक्शन दिया गया है कल्चर का ट्राइब्स के। यानी कि शेड्यूल नंबर 5 डील करता है ट्राइबल एरियाज से, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों से, जिन्हें कहा जाता है शेड्यूल एरियाज। यानी कि शेड्यूल 5 में हमें वो इलाके देखने को मिलते हैं जहां पर पूरा राज्य तो गैर जनजातीय है, लेकिन उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जनजाति बहुत ज्यादा है, जनजाति पॉपुलेशन बहुत घनी है। ऐसे राज्यों को, ऐसे क्षेत्रों को हम बोल देते हैं शेड्यूल एरिया या फिर अनुसूचित क्षेत्र। सेम उसी तरह शेड्यूल नंबर 6 जो है वो उन ट्राइबल एरिया से डील करता है जो पूरे स्टेट में ही जनजातीय बहुल हैं। यहां पर ध्यान रखना, शेड्यूल नंबर 5 उन राज्यों से डील कर रहा है जहां पर पूरा क्षेत्र में गैर जनजातीय पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी नॉन ट्राइबल ज्यादा है, लेकिन ट्राइब्स भी हैं, और जिन 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 जगह पर ट्राइब्स हैं उनको हम बोल दे रहे हैं शेड्यूल एरियाज। लेकिन शेड्यूल नंबर 6 अनुसूची 6 में वो क्षेत्र हैं, यानी वो राज्य हैं जिनमें पॉपुलेशन ट्राइब्स की ही ज्यादा है, और ऐसे राज्यों को हम स्पेशल कैटेगरी का राज्य मानते हैं और उनको और स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है ट्राइबल एरियाज। इसमें फिलहाल 4 स्टेट्स को रखा गया है, उनमें शामिल हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। ये 4 राज्यों को स्पेशल शेड्यूल नंबर 6 में रखा गया है। अब अभी भी कंफ्यूजन बनी होगी शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में अंतर क्या है। तो बेसिकली अंतर बहुत सरल शब्दों में अगर हम समझें तो सिर्फ इतना है कि शेड्यूल नंबर 5 के अंदर जितने भी स्टेट्स को रखा जाएगा उनमें अगर सरकार जब भी कानून पास करेगी तो कानून पास कर देने के बाद यह देखा जाएगा कि इससे ट्राइब्स के यानी जनजातियों के कल्चर पर, उनकी संस्कृति पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो उस कानून को मोल्ड किया जाएगा, बदला जाएगा। और अगर कोई कानून शेड्यूल नंबर 6 में पास किया जा रहा है तो पहले ही, लागू करने से पहले ही चेक किया जाएगा कि इससे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। यह बेसिक डिफरेंस है। यानी कि शेड्यूल नंबर 5 के राज्यों में जनजातीय पॉपुलेशन तो है लेकिन ओवरऑल राज्य में गैर जनजातीय ज्यादा है। शेड्यूल 6 में जनजातीय पॉपुलेशन ही मेजोरिटी पर है। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 7 की ओर। अब देखिए, शेड्यूल नंबर 7 समझने से पहले हमें एक सिंपल तरीका देखना होगा फेडरल स्ट्रक्चर समझने का। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यवस्था जिसमें पावर अलग अलग हो। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं, तो हम देख सकते हैं कि क्या यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या केंद्र की पावर अलग, राज्य की पावर अलग है। तो हमें देखने को मिलता है कि है। केंद्र के कुछ कानून हैं जो कि केंद्र अपने हिसाब से चलाती है, राज्य के अपने हैं, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर है। ये फेडरल स्ट्रक्चर की डिटेलिंग कहां पर है? शेड्यूल नंबर 7 में। यानी कि अनुसूची 7 3 लिस्ट से डील करती है। इसके अंदर 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट। कौन कौन सी? पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉनकरेंट लिस्ट।
यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में, इन तीनों लिस्ट में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ कुछ विषय दिए गए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में हम देख लेते हैं कि एक फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि अगर यहां पर फॉरेस्ट मौजूद है तो इस पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है। उसी तरह अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट, कि यहां पर मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है एजुकेशन, इसका मतलब है कि इस पर कानून अब सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है। उसी तरह अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में मान लेते हैं अपन वेट एंड मेजरमेंट को लेकर कोई चीज लिखी हुई है, तो इन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। इसका मतलब है कि शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट हैं, उन तीनों में दिया गया है कि पावर अलग अलग कानून बनाने की किसके पास रहेंगी। केंद्र की जो लिस्ट है यानी कि सेंट्रल लिस्ट, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उनमें कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी विषय हैं उन पर दोनों ही सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है केंद्र और राज्य के बीच में इस कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद विषय के संबंध में, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट मेंशन है जिस पर कानून बनाना चाहती है केंद्र सरकार और राज्य, लेकिन दोनों अलग अलग कानून बनाना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे समय पर हमेशा केंद्र जो कानून बनाना चाहता है वही लागू होगा। क्लियर है? तो 7 शेड्यूल में ये चीजें हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन अगर अपन देखें, शेड्यूल नंबर 1 डील करता है टेरिटरीज से, शेड्यूल नंबर 2 डील करता है सैलरी एंड एमोल्यूमेंट से, शेड्यूल नंबर 3 डील करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन से, शेड्यूल नंबर 4 डील करता है राज्यसभा सीट से, शेड्यूल नंबर 5 डील करता है शेड्यूल एरिया से, शेड्यूल नंबर 6 डील करता है अदर ट्राइबल एरिया से, शेड्यूल नंबर 7 डील करता है लिस्ट से यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर से। अब हम आते हैं शेड्यूल नंबर 8 की तरफ। शेड्यूल नंबर 8 को अब देखिए, 8th शेड्यूल जो है हमारा 8वीं अनुसूची, ये डील करती है लैंग्वेजेस से। अब सबसे पहली चीज ये कि 8वीं अनुसूची जब बन रही थी उस समय पर डिसाइड ये किया जाना था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, नेशनल लैंग्वेज। चूंकि मेजोरिटी हिंदी भाषी लोगों की थी तो कहा गया कि हिंदी को बना दीजिए। डिबेट वहां पर शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तमिल के पक्ष वाले भी आए, मलयालम के पक्ष वाले भी आए और अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करने के लिए लोग आए। क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां बोली जाती हैं कि उनमें से किसी एक को नेशनल लैंग्वेज बनाना बाकियों के खिलाफ होगा। इसीलिए हमारी संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हम किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे, राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। तो फिर क्या होगी? उसकी जगह बनाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि आधिकारिक भाषाएं। और 8वीं अनुसूची में उस समय पर हमने रखी 14 आधिकारिक भाषाएं, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं और शुरुआत में ऑफिशियल लैंग्वेज थी 14। 14 लैंग्वेजेस को हमने आधिकारिक भाषाएं माना था। कौन कौन सी 14 लैंग्वेजेस थी? असमी यानी असम, बंगला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाओं को हमने शुरुआत में हमारी 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हिंदी मौजूद है, संस्कृत मौजूद है, उर्दू मौजूद है, तमिल, तेलुगु सब है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। यानी कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, आज भी नहीं है और इस समय पर भी नहीं थी। बहरहाल 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारों को लगता गया कि हमें और ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दायरा बढ़ाना चाहिए तो उन्होंने और बढ़ाया। जैसे कि 1967 में 1967 में हम देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन यानी कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया और 21वें संविधान संशोधन से 15वीं भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा बनी हमारी सिंधी।
14 भाषाओं के बाद जो 15वीं भाषा हमारे बन, और ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो वो है सिंधी। कब जोड़ी गई? 1967 में। कौन से संविधान से? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम से, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसके बाद जर्नी आगे बढ़ी और फिर हमें और कुछ भाषाओं को ऐड करने की जरूरत पड़ी। समय आया 1992 का, 1992। इस समय पर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में, और 3 भाषाओं को और हमने आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। वो कौन सी 3 भाषाएं थी? इनमें 16वीं भाषा के रूप में जुड़ी कोंकणी, 17वीं भाषा के रूप में जुड़ती है मणिपुरी, और 18वीं भाषा के रूप में हम यहां पर देखते हैं कि जोड़ा जाता है नेपाली भाषा को। यानी कि 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम से 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसमें से 16वीं भाषा हमारी कोंकणी है, 17वीं भाषा है मणिपुरी, और 18वीं नेपाली। अब हमारे पास टोटल 18 लैंग्वेजेस हैं। धीरे धीरे और जरूरत पड़ी, हमने और बढ़ाई। फिर समय आया 2003, 2003 में हमने फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा 4 भाषाओं को और ऐड कर लिया हमने हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। वो 4 भाषाएं कौन सी थी? इनमें 19वें नंबर पर अगर हम रखें तो 19th लैंग्वेज जो जोड़ी गई वो थी बोडो। बोडो लैंग्वेज को 19th लैंग्वेज बनाया गया। उसके बाद 20वीं भाषा जो जुड़ी, 20th लैंग्वेज ये जो जुड़ी, इसका नाम था डोगरी। उसके बाद 21वीं भाषा, 21st लैंग्वेज जो जोड़ी गई, उसका नाम था मैथिली। और फाइनली जो 22nd लैंग्वेज जोड़ी गई, 22वीं भाषा जोड़ी गई, वो थी संथाली। तो ये हमारा 2003 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से शेड्यूल नंबर 8 में 19वीं भाषा बोडो, 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं भाषा मैथिली और 22वीं भाषा संथाली और जोड़ी गई। इस तरह हमारे पास टोटल लैंग्वेजेस हुई 22, जो कि आज भी मौजूद हैं। अब ध्यान रखना कि 22 अटल नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में और भाषाओं को ऐड कर लिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि डिमांड्स अक्सर बनी रहती है अलग अलग जगहों से, जैसे कि भोजपुरी की डिमांड है कि भैया उसको भी आप 8वीं अनुसूची में रख लीजिए, कहीं कहीं से बुंदेलखंडी की भी डिमांड उठाती है। तो ऐसी डिमांड्स उठती रहती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट उसको स्वीकारेगी तो यहां पर हमको बढ़ा लेना है आगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 शेड्यूल। अब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे, यानी कि जब हमारा संविधान बना था उस समय पर 8 शेड्यूल थे, और यही वो 8 शेड्यूल हैं। अगर इनको याद करना है तो इनकी ट्रिक हमारे पास है। सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 डील करता है टेरिटरीज से, यानी कि भारत के क्षेत्रों से। शेड्यूल नंबर 2 दूसरी अनुसूची डील करती है सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स, वेतन और भत्तों से। शेड्यूल नंबर 3 डील करती है ओथ्स एंड अफर्मेशन। शेड्यूल नंबर 4 डील करती है राज्यसभा सीटों से। शेड्यूल नंबर 5 डील करता है शेड्यूल एरियाज से, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों से। और शेड्यूल नंबर 6 डील करता है ट्राइबल एरियाज से। शेड्यूल नंबर 7 डील करता है लिस्ट से, लिस्ट जो कि दिखाती है फेडरल स्ट्रक्चर। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि शेड्यूल नंबर 7 डील करता है फेडरल स्ट्रक्चर से। और शेड्यूल नंबर 8 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। ये 8 शेड्यूल हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे, लेकिन आज 12 हैं। तो समय समय पर जरूरत पड़ती गई और हम उन शेड्यूल्स को और बढ़ाते गए। क्या जरूरत पड़ी, क्यों हमने बढ़ाया, तो उसको अब जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें 9th शेड्यूल की। तो जो नवा अनुसूची है, इसको संविधान बनने के तुरंत बाद ही हमने जोड़ दिया।
यानी कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तुरंत संविधान बनकर खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद ही हमको जरूरत पड़ गई और हमने इसको बना लिया। इसमें रखा क्या है, अब यहां पर हमको समझना है कि नवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, क्यों ऑन द स्पॉट इतनी जरूरत पड़ गई। देखिए, हुआ यह था कि जब फंडामेंटल राइट्स का कॉलम पार्ट 3 में रख दिया गया तो वहां पर एक और राइट दे दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार के चलते गवर्नमेंट कोई भी लैंड रिफॉर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि आजाद भारत में हर एक व्यक्ति के पास अपनी जमीन हो, स्वतंत्रता से वो रह सके और सारे काम कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसके थ्रू हम देखते हैं जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इन सिस्टम्स के थ्रू उन्होंने पूरी की पूरी जमीनें एक तरफा हो गई थी, जमींदारों के हाथों में आ गई थी और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इस चीज को देखते हुए कि सब में जमीनें पहुंच जाएं, इसके लिए हम देखते हैं कि साउथ से एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है भूदान आंदोलन। इस भूदान आंदोलन को शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने, सफल हुआ। साउथ में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें खुद से दान करी, भू का दान किया, इसीलिए इसका नाम है भूदान आंदोलन, भू का दान करते गए। लेकिन जैसे ये नॉर्थ इंडिया तरफ बढ़ा, ये आंदोलन धीरे धीरे फेल होने लग गया। लेकिन इससे आइडिया ये लगा कि अगर हम ऐसा कोई कानून बनाए जिससे कि लैंड रिफॉर्म हो सके, यानी कि जमीनों को हम छीन कर, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन है उनकी लैंड सील कर दी जाए, लैंड सीलिंग लिमिट लगा दिया जाए, हदबंदी कर दी जाए, तो बची हुई जमीन को गरीब किसानों में बांटा जा सकता है। ऐसे कुछ उद्देश्यों के लिए लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार करने की जरूरत थी और हमने नवी अनुसूची में पहली बार जो रखा वो था लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि सुधार। अब ये लैंड रिफॉर्म में क्या क्या था, भूमि सुधार में क्या क्या है, ये हम आने वाली क्लास में जब लैंड रिफॉर्म चैप्टर पढ़ेंगे उस समय पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ था। अभी हमको बस इतना समझना है कि नवी अनुसूची डील करती है लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से। इससे पहले की हमें पूरा याद है, नवी अनुसूची और उसमें जुड़ गई है जो कि डील कर रही है लैंड रिफॉर्म से, भूलना नहीं है। एंड में आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जिससे सारी के सारे शेड्यूल्स 12 के 12 एक ही बार में याद हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शेड्यूल की ओर, 10th शेड्यूल। अब ये बड़ा ही गजब का अनुसूची है। आज जो हमें दिखाई देती है 10th शेड्यूल, ये शुरुआत में वैसी नहीं थी। देखिए, नवी अनुसूची 1951 बनकर रेडी हो गई, हमें लगा कि बस 9 ही अनुसूचियां रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि और जरूरत पड़ती गई। अब किस चीज की जरूरत पड़ रही है, तो देखिए, हुआ यूं कि भारत जब आजाद हुआ तो उस समय पर भारत में 565 रियासतें थी जिनको जोड़ जोड़ कर भारत को एक यूनियन बनाया गया था। और ऐसा करने वाले हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके बाद जब उन्होंने सब राज्यों को धीरे धीरे जोड़ा तो सबकी अपनी अपनी कंडीशन थी, सब अपनी अपनी कंडीशन के साथ ही भारत में विलय करते थे। उन्हीं में एक राज्य था सिक्किम, और सिक्किम ने डिमांड ये रखी कि हम पूरी तरह से भारत का अभी हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि भारत एक्सटर्नल अफेयर हमारे संभाल सकता है, डिफेंस हमारा संभाल सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम ही संभालेंगे, ऐसा सिक्किम के राजा ने कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद आप चाहें तो सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बना सकते हैं। तब हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को प्रोटेक्ट करेंगे ऐसा नियम बनाया, और सिक्किम के प्रोटेक्शन को लेकर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1974 में 10वां अनुसूची बनाई गई। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चलकर सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन जाता है, और भारत का हिस्सा बन जाने की वजह से हमें अब इस 10वीं अनुसूची की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रोटेक्शन तब करना था जब पूरी तरीके से भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम जैसे ही भारत का हिस्सा बना तो इस 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। फिर समय आगे बढ़ा, और समय आगे बढ़ने पर हमें दोबारा एक नए अनुसूची की जरूरत पड़ी। लेकिन चूंकि 10वां हम एक बार बनाकर हटा चुके थे तो अब 11वें पर नहीं जा सकते थे, दोबारा ही 10वें पे बनाना था। तो हमने फिर से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एक नया शेड्यूल फिर बनाया। अब इसमें क्या है, देखिए, 1985 के पहले नियम कुछ यूं थे कि अगर कोई विधायक या सांसद चुनाव जीतता है किसी भी पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जीतने के बाद मेजोरिटी गवर्नमेंट किसकी बन रही है,
मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती है विधायकों से या सांसदों से, वो जिधर भी मत दे दें अपना। तो पहले कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिस पार्टी से आप जीते हो उसी पार्टी को सपोर्ट दोगे। होता यह था कि दल बदल लेते थे लोग बाग, यानी कि अगर कोई कांग्रेस से जीता हुआ है तो वो खुद से ही उठकर बीजेपी में घोषित कर देता था खुद को कि भैया मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, बीजेपी वाला हो सकता है किसी और को कर दे। ये सारी चीजें पहले बहुत ही लीगल थी। इससे दिक्कत क्या हो रही, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही है। इसलिए ये जो डिफेक्शन है, दल बदल है, इसको रोकना था हमें। तो रोकने के लिए हमने एक कानून बनाया जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। जो भी अपनी पार्टी से डिफेक्ट करेगा उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इस्तीफा दो, अपनी सीट खाली करो, दोबारा चुनाव लड़ो जिस पार्टी से लड़ना चाहते हो, और फिर जाके उस पार्टी में जाओ। अब तुम सांसद बने हुए किसी पार्टी में नहीं जा सकते। यह नियम हम देखते हैं कि 10वीं अनुसूची से जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। यानी कि अब प्रेजेंट में 10th शेड्यूल में क्या है, डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। अब आप दल नहीं बदल सकते। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि यदि एक साथ 2/3 यानी 2/3 सदस्य किसी भी पार्टी के दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे के ऐसे जा सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, बाकी अगर 1-2 लोग जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। यह नियम आया है 1985 से। तो 10वीं अनुसूची किससे डील कर रही है, 10वीं अनुसूची में कैसे संबंधित है, ध्यान रखना, डिफेक्शन से। अब हम बढ़ते हैं आगे। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये लगभग सिमिलर हैं। देखिए, हमें जरूरत पड़ी समय के साथ साथ कि पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटी को, यानी कि नगर पालिकाओं को और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और संवैधानिक दर्जा उनको बहुत लंबे समय के बाद मिला, यानी कि 1992 में जाके। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन फाइनली संवैधानिक रूप से हमको देखने को मिलता है 1992-93 में। और 11th और 12th शेड्यूल यानी 11वीं और 12वीं अनुसूची में हम देखते हैं कि रखा गया है पंचायत को, और यहां पर म्युनिसिपैलिटी को, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाएं, किस तरह से नगर पालिकाओं के फंक्शन होंगे, कौन कौन से वो कार्य कर सकेंगे, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची में। ये है हमारी टोटल 12 अनुसूचियां। अब याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए एक बार पहले रिवीजन करते हैं फिर उस ट्रिक से समझेंगे। शेड्यूल नंबर 1 डील करता है टेरिटरीज से, यानी कि क्षेत्र से। शेड्यूल नंबर 2 डील करता है सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट से, यानी वेतन और भत्तों से। शेड्यूल नंबर 3 डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन से, यानी कि शपथ से। शेड्यूल नंबर 4 डील करता है राज्यसभा सीटों से। शेड्यूल नंबर 5 डील करता है शेड्यूल्ड एरिया से। शेड्यूल नंबर 6 डील करता है अदर ट्राइबल एरियाज से। शेड्यूल नंबर 7 डील करता है लिस्ट से, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर से। शेड्यूल नंबर 8 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। शेड्यूल नंबर 9 डील करता है लैंड रिफॉर्म से। शेड्यूल नंबर 10 डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। शेड्यूल नंबर 11 पंचायत से, और शेड्यूल नंबर 12 म्युनिसिपैलिटी से। अब देखिए कि इनको याद कैसे किया जाए। इनको याद करने के लिए हमें सिंपल सी एक ट्रिक याद रखनी है कि इनको बनाने के लिए ऐसे ध्यान रखिए कि 8 से 12 शेड्यूल पहुंचे और इनको बनाने में शेड्यूल बनाने वालों के आंसू निकल आए। और बना कौन रहा है, प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के आंसू हैं ये, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जो पुराने प्रधानमंत्री हैं उनके आंसू हैं शेड्यूल। इन्हीं से आपको पूरा याद रखना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 12 कैरेक्टर, 12 अक्षर हैं और 12 ही हमारी अनुसूचियां हैं। टी डील करेगी, जैसे कि हमें पता है, पहला टेरिटरी, बस याद रखते चलना है पहला शब्द और अपने आप हमको पकड़ लेना है। टी टेरिटरी। दूसरा ई,
एमोल्यूमेंट, बस इसी से ध्यान आ जाएगा, एमोल्यूमेंट वेतन भत्ते, तो शेड्यूल 2। तीसरा ए, ओथ एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन से ध्यान रखना है कि ये शपथ की बात हो रही है। आर, राज्यसभा, राज्यसभा की सीट। एस, शेड्यूल एरिया। ओ, अदर ट्राइबल एरिया। एफ, जिसमें लिस्ट थी, लिस्ट मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर से ध्यान रखना है। फिर अगला ओ, ऑफिशियल लैंग्वेज। एल, लैंड रिफॉर्म। डी, यानी डिफेक्शन। पी, यानी पंचायत। और एम, यानी म्युनिसिपैलिटी। तो ध्यान रखना कि शेड्यूल्स क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्रियों के आंसू हैं। इंग्लिश में ही इसकी ट्रिक बन पाई, इसी से आपको याद रखना है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, बस ये ट्रिक याद रख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन हर बार बनता है, हर एग्जाम में बनता है, क्लियर है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।